गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर विकास के अंतर्गत जो है हम विकास की योजनाओं में विरोधाभास पढ़ेंगे कि कैसे जो विकास है वो आपस में ही जो है हम विरोधाभास करता है। मतलब जो चीज़ें होती भी है या होनी चाहिए लेकिन उसको जो है हमें नहीं भी करने का मन होता है। चलिए देखते हैं, क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक हैं? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनके तर्क हैं कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं। सही बात है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए जो है उद्योगों की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना होती है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर अगर हम दूसरी ओर देखें तो क्या मिलता है कि किसी क्षेत्र पर जब उद्योगों की स्थापना की जाती है या उत्खनन का कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो है बहुत बड़े ज़मीन को अधिग्रहित किया जाता है, जिससे उस ज़मीन पर रहने वाले लोग जो है प्रभावित होते हैं और उन्हें मजबूरी में जो है विस्थापित होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। देखिए, यहीं पर जो है हमको विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि कैसे एक स्थान पर उद्योग लगने से जो है वहाँ के लोगों का विकास होता है, जबकि दूसरी ओर जो है उद्योगों की स्थापना के कारण वहाँ पर रह रहे लोगों को जो है अपनी आजीविका संस्कृति से हाथ धोना पड़ता है, अपनी ज़मीन पर से उन्हें जाना पड़ता है, जिसके कारण जो है इनमें आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओडिशा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्क की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। ठीक है ना। उड़ीसा में क्या है, कोयला और बॉक्साइट की अधिकता है और वहाँ पर जो है क्या है, लौह अयस्क की अधिकता होने के कारण लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की क्या है, योजना है। इससे वहाँ के निवासियों को जो है अपनी भूमि से विस्थापित क्या होना पड़ेगा, अपनी भूमि से स्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की जा सकी है। ठीक है, अब वहाँ पर इस्पात लगेंगे, इस्पात लगने से लोगों को काम मिलेगा, परंतु जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल होने का डर सताने लग गया है। विगत के कई वर्षों में जो है संयंत्रों की स्थापना के कारण, उद्योगों की स्थापना के कारण उनको अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीनों को जो है छोड़ना पड़ा है और उनकी उपजाऊ ज़मीन को सरकार द्वारा या संबंधित कंपनियों द्वारा जो है अधिग्रहित की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए जो है उन जंगलों को काटा गया है और अधिक मात्रा में इनको पानी की आवश्यकता है। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार बार अपना विरोध दर्ज किया है। उनका तर्क है कि मुआवजे की राशि खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार नहीं होता। साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित होती है। एक किसान के पास अगर उसकी ज़मीन है तो उस ज़मीन से जो है उसके परिवार का भरण पोषण होता है। उस ज़मीन से हर वर्ष वह फसल उगाता है और उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। पर जब उसकी ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है और उसके बदले में जब उसे कुछ राशि प्रदान की जाती है, क्या होता है कि कुछ समय बाद वो राशि समाप्त हो जाती है और उस किसान के पास जो है अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या आ खड़ी होती है, क्योंकि जो राशि है वो समाप्त हो जाती है। जबकि अगर उसकी ज़मीन उसके पास होती तो उस ज़मीन से जो है हर वर्ष फसल के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते रहता। पर्यावरण की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो इतनी अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो वहाँ आसपास रहने वालों के लिए हानिकारक होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी,
जंगलों को काटा जाएगा तो पर्यावरण के प्रदूषण होने का खतरा बढ़ जाता है। इनके जो गंदे जल हैं वो नदियों में छोड़ने से नदियाँ भी प्रभावित होती हैं। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। इस प्रकार की विरोधाभास उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण जल प्रदूषित होता है। जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले इलाकों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं बांध के ऊपर वाले लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करें। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे कि शहरों को साफ़ करने के लिए या रखने के लिए जो है बहुत सारे कचरों की गाड़ियाँ चलती है, जो घरों से जो है निकलने वाले कचरों को उठाकर जो है दूर गाँव में फेंक दिया जाता है। इससे शहर तो साफ़ हो जाता है, परंतु क्या होता है कि जिस जगह पर उन कचरों को फेंका जाता है वहाँ का वातावरण प्रदूषित होने लगता है। बारिश के पानी के साथ मिलकर ये जल को भी प्रदूषित करते हैं। जबकि इस कचरे को क्या किया जा सकता था, बहुत कम खर्चे में जो है विद्युत उत्पादन किया जा सकता था, उससे खाद बनाए जा सकते थे, कुछ चीज़ों को रिसाइकलिंग किया जा सकता था और आज जो है ये काम किया जा रहा है। वैसे ही सिंचाई हेतु जब बांध बनाया जाता है तो जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाता है उस क्षेत्र के किसानों को जो है नुकसान होता है। क्यों? एक तो पानी नहीं मिलता है और दूसरा क्या होता है, उस पानी का वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो उस डुबान क्षेत्र में आ जाती है। जबकि बांध के निचले वाले हिस्से में जो है रहने वाले किसानों को जो है अपने खेतों के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसलिए राज्य केंद्र सरकार के द्वारा जब इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है तो इसके लिए उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पानी का बंटवारा या पानी की उपलब्धता जो है सभी भागों के लिए एक समान सुनिश्चित करें। देखिए एक चित्र दिया हुआ है उद्योग और उत्खनन के लिए कि कैसे जो है इस चित्र में आपको दिख रहा है कि एक उद्योगपति है, ठीक है, और ये जो है इन गाँवों में रहने वाले किसान हैं कि कैसे जो है खुदाई का कार्य जो है हो रहा है ना, और उद्योग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये गांव को अधिग्रहित करने वाले हैं। आय एवं अन्य लक्ष्य। आइए हम एक पुनः तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। इसमें अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है, जैसे कि मजदूर बेहतर मजदूरी, उद्योगपति अधिक लाभ, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोजगार इंजीनियर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हमने विरोधाभास या विकास के मायने में भी देखा था कि हर वर्ग के लिए जो है उनके विचार से विकास के अलग मायने हैं, जिनके द्वारा जो है वो उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर भी जो है मजदूर, उद्योगपति, कॉलेज की छात्रा सभी के लिए जो है अलग अलग हैं। देखिए इस तालिका हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर छात्र के बारे में सोचें तो वो उस छात्र के द्वारा जो है क्या है, छात्र जो है क्या चाहेगी, अच्छे रोजगार, ठीक है। जबकि उद्योगपति क्या चाहेगा कि उसके जो है उत्पादन जो है अच्छे से बढ़ें। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भय मुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यापार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोजगार के साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो।
इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आय एवं अन्य लक्ष्य, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिकतम आय की प्राप्ति हो, जिससे वह अपने परिवार का जो है बेहतर लालन पालन कर सके। और ये हर वर्ग के लिए अलग अलग है। जो व्यक्ति रोजगार चाहता है वह रोजगार के साथ साथ उस रोजगार में स्थायित्व चाहता है कि उसका रोजगार जो है हमेशा बना रहे। बच्चों, कल जो है हम आय के मापदंड और आय का वितरण पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर मेरे से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।